विपणन अध्याय 6 इंट्रोडक्शन। सबसे पहले विपणन क्या होता है इसके बारे में समझते हैं कि ये विपणन शब्द का मतलब क्या है। आम भाषा में विपणन शब्द का आशय उन व्यावसायिक क्रियाओं से लगाया जाता है जो वस्तु एवं सेवाओं में उपयोगिता उत्पन्न कर उन्हें उत्पादन केंद्र उत्पादक से उपभोक्ता केंद्र तक पहुंचाने में सहायक होती हैं। जनरली द वर्ड मार्केटिंग मीन्स those business activities which creates utilities in goods and service and which helps in transferring those goods and services from production center to consumption center। कि मतलब नॉर्मली मार्केटिंग का मतलब क्या लगाया जाता है कि भाई जहाँ पर माल बन रहा है, माल कहाँ बन रहा है, मैन्युफैक्चरर के वहाँ पर, ठीक है। तो फैक्ट्री में माल बनने से लेकर कंजम्पशन सेंटर मतलब कंज्यूमर तक पहुँचने तक रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ जो भी एक्टिविटीज़ है उन एक्टिविटीज़ को क्या बोलते हैं, मार्केटिंग बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि विपणन का मीनिंग क्या है, ठीक है, मतलब विपणन का अर्थ। विपणन से आज से ऐसे व्यापक विचार एवं क्रिया क्षेत्र से हैं जिसमें वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन से पूर्व की जाने वाली क्रियाओं से लेकर उनके वितरण और आवश्यक विक्रय उपरांत सेवाओं तक को सम्मिलित किया जाता है। मार्केटिंग इन अ ब्रॉड व्यू includes all the activities of before production and then distribution and after sale services also। जरा इसको समझिए। नॉर्मली लोग क्या समझते हैं पता है कि जो मार्केटिंग है ना, मार्केटिंग और सेल्स को लोग नॉर्मली सेम मानते हैं। क्या मानते हैं कि मार्केटिंग इज इक्वल टू सेल्स। लेकिन बट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन डियर, सेल्स जो है ना, सेल्स वो तो ये है, ये आप ऐसे समझिए, सेल्स तो ये है। मार्केटिंग क्या है पता है, मार्केटिंग ये है, ये देखिए ये मार्केटिंग। तो कहने का मतलब, मेरा कहने का मतलब क्या है, जो सेल्स है ना वो मार्केटिंग का एक क्या है, पार्ट है। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, मार्केटिंग एक क्या है, वाइड कॉन्सेप्ट है, सेल जिसका एक क्या है, फंक्शन है, ठीक है। इस बात को तो आपने समझ लिया, क्योंकि सेल्स में खाली क्या होता है, सेल्स में खाली माल को क्या करना होता है, सेल करना होता है। लेकिन मार्केटिंग में क्या करना होता है, मार्केटिंग में क्या करना होता है कि पहले माल बनने से पहले कंज्यूमर को पूछा जाता है कि भाई साहब आपको कैसा माल चाहिए, आपको किस प्रकार का प्रोडक्ट चाहिए, आपको कैसी सर्विसेज चाहिए। उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद प्रोडक्ट बनाया जाता है, उनको प्रोवाइड किया जाता है, फिर वो उसको यूज़ करते हैं। अब खाली यूँ नहीं कि माल सेल हो गया तो मतलब काम हो गया, मतलब कि एक्टिविटी फिनिश हो गई, वहाँ पर ये एंड नहीं होती है। उसके बाद उनसे फीडबैक लिया जाता है, उसके बाद उनसे क्या लिया जाता है, फीडबैक, कि आपको इसमें कौन सी चीज़ पसंद नहीं आई। तो कहने का मतलब मार्केटिंग एक कैसी एक्टिविटी हुई, कंटिन्यूस एक्टिविटी हुई, ये सतत चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है। अब हम जरा समझते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब क्या है। ऊपर हमने क्या समझा, ऊपर हमने समझा है विपणन का अर्थ, मतलब कि मार्केटिंग का मीनिंग क्या है। अब हम यहाँ पर क्या समझ रहे हैं, विपणन प्रबंध, मार्केटिंग मैनेजमेंट की मीनिंग क्या है उसको समझते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, विपणन संबंधी क्रियाओं कार्यों का नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण का प्रबंध ही विपणन प्रबंध है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द मार्केटिंग रिलेटेड एक्टिविटीज इज नोन एज मार्केटिंग मैनेजमेंट। बहुत ही ईजी है कहने का मतलब, मार्केटिंग से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ है उनकी प्लानिंग करना, उनको ऑर्गेनाइज करना, उनको डायरेक्ट करना, उनको कंट्रोल करना, मतलब उनका नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण करना ही क्या है, विपणन प्रबंधन है। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं एक डेफिनेशन को जो कि किन्होंने दी है, विलियम जे स्टैंटन ने। उन्होंने क्या बोला, विपणन विचार का क्रियात्मक रूप ही विपणन प्रबंध होता है। फंक्शनल फॉर्म या एक्शन फॉर्म ऑफ मार्केटिंग थॉट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। ये किसने कहा था, विलियम जे स्टैंटन ने। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, जो मार्केटिंग एक्टिविटीज जो आपने पहले सोची थी उनको एक पर्टिकुलर फॉर्म दे देना, उनको क्या देना, एक रूप दे देना, क्या है, मार्केटिंग मैनेजमेंट है। विपणन प्रबंध समग्र प्रबंध की वह शाखा है जिसमें ग्राहकों की आवश्यकताओं का अध्ययन किया जाता है तथा उनकी संतुष्टि के लिए प्रभावी विपणन क्रियाओं का नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण किया जाता है। मार्केटिंग मैनेजमेंट इज अ ब्रांच ऑफ जनरल मैनेजमेंट इन विच नीड्स ऑफ कंज्यूमर्स आर स्टडीड एंड टू सेटिस्फाई देम इफेक्टिव मार्केटिंग एक्टिविटीज, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग इज डन। कहने का मतलब मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है, जिसके अंदर क्या किया जाता है, कंज्यूमर की नीड्स को पता लगाया जाता है, फिर उसके अकॉर्डिंग क्या की जाती है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये सारी एक्टिविटीज़ की जाती है, उसको क्या बोलते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट। अगर आपको एग्जाम में पूछे कि मार्केटिंग मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है तो आप क्या लिखेंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द मार्केटिंग रिलेटेड एक्टिविटीज इज नोन एज मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या हुए,
अर्निंग प्रॉफिट बाय सेटिस्फाइंग कंज्यूमर एंड इंक्रीजिंग देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कहने का मतलब क्या है कि भाई प्रॉफिट कमाना भी है, देखिए क्या करना है, इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हुए लाभ कमाना और उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। मतलब कि प्रॉफिट भी कमाना है और कंज्यूमर का जो लाइफ स्टैंडर्ड है, जो लिविंग स्टैंडर्ड है, उसको भी क्या करना है, हाई लेवल पे लेके जाना है। कहने का मतलब यहाँ पर म्यूचुअल बेनिफिट की बात की जा रही है। अब हम लेंगे फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, तो मार्केटिंग के फंक्शंस कौन कौन से हैं, या फिर इसको प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग भी बोलते हैं, मतलब इसको विपणन की प्रक्रिया भी बोलते हैं। तो सबसे पहले इसमें कौन सा फंक्शन है, इसके अंदर सबसे पहले दिया हुआ मार्केट एनालिसिस मतलब बाजार विश्लेषण, सेकंड है मार्केटिंग प्लानिंग, थर्ड है मार्केटिंग कम्युनिकेशन विपणन संचार, फोर्थ है प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट, फिफ्थ है मार्केट सेगमेंटेशन मतलब बाजार को वर्गीकृत करना, छठा है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग प्रमाणीकरण एवं श्रेणियन, नेक्स्ट इज पैकेजिंग एंड लेबलिंग पैकेज करना, उनको लेबलिंग लगाना, ब्रांडिंग, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज ग्राहक समर्थन सेवाएं, प्राइस डिटर्मिनेशन मूल्य निर्धारण करना, सेल्स विक्रय, ट्रांसपोर्टेशन परिवहन, स्टोरेज का मतलब क्या हो गया, संग्रहण, 14th है आपके फाइनेंशियल फैसिलिटीज, नेक्स्ट वन आपके है रिस्क बियरिंग मतलब कि जोखिम को उठाना। तो अब हम एक एक करके डिटेल में इनको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमने जो लिया है वो है मार्केट एनालिसिस मतलब कि बाजार का विश्लेषण करना। नीड, वॉन्ट्स, टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, डिमांड एंड सप्लाई इन मार्केट, भावी ग्राहक, पोटेंशियल कस्टमर्स, मार्केट कंपटीशन, बिजनेस एनवायरनमेंट, परचेज कैपेसिटी ऑफ कंज्यूमर। अब इसको मतलब समझिए, भाई मार्केट में कंपटीशन कैसे चल रहा है, मार्केट में कौन से प्रोडक्ट की डिमांड है, हम कौन सा प्रोडक्ट सप्लाई कर सकते हैं, कंज्यूमर की क्या नीड्स है, कंज्यूमर की क्या आवश्यकता है, कंज्यूमर की क्या इच्छा है, कंज्यूमर को कैसा प्रोडक्ट पसंद है, हमारे प्रेजेंट में कस्टमर कौन से और ऐसे कौन से कस्टमर है जिन्हें हम अपना बना सकते हैं, कंज्यूमर की परचेजिंग कैपेसिटी कितनी है मतलब कंज्यूमर कितने रुपए तक का माल खरीद सकता है, बिजनेस एनवायरनमेंट बाहर का माहौल कैसा चल रहा है। सो बाय मार्केट एनालिसिस मैनेजर स्टडीज प्रेजेंट कंडीशन ऑफ मार्केट, कंज्यूमर पोजीशंस एटसेट्रा। कहने का मतलब क्या हुआ, मार्केट एनालिसिस के द्वारा एक मार्केटर क्या करता है, एक मार्केटिंग मैनेजर क्या करता है, बाजार की जो कंडीशंस होती है उनका क्या करता है, एनालिसिस करता है, उसके अकॉर्डिंग अपनी क्या करता है, पूरी प्लानिंग करता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट फंक्शन के ऊपर, विपणन नियोजन मार्केटिंग प्लानिंग, प्रिपरेशन ऑफ अ कंप्लीट मार्केटिंग प्लान। कहने का मतलब अब आपने एनालिसिस तो कर लिया था, अब उसके अकॉर्डिंग पूरी एक क्या करना, एक योजना तैयार करना। मतलब आपने पहले पता लगा दिया कि भाई अपने इतने इतने कंज्यूमर अवेलेबल है, इन प्रोडक्ट और अपने नए कंज्यूमर इनको बनाया जा सकता है, ये वाले अपने कॉम्पिटिटर्स है, ये वाले प्रोडक्ट अपन को कॉम्पिटिशन दे रहे हैं, तो उनके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, अपनी प्लानिंग करोगे। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड फंक्शन के ऊपर। थर्ड फंक्शन क्या है, विपणन संचार कार्य मार्केटिंग कम्युनिकेशन, इफेक्टिव मार्केटिंग कम्युनिकेशन अरेंजमेंट्स, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स promotion, marketing research, sales art, promotion and suggestions are effective sources of market communication to inform present and potential buyers and consumers। अब इसका मतलब समझिए आप, देखो आपने प्रोडक्ट से बनाने से कुछ नहीं होगा, आपके प्रोडक्ट बन जाने के बाद उसकी इंफॉर्मेशन कि वो प्रोडक्ट कहाँ अवेलेबल है, उस प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स, उस प्रोडक्ट के फीचर्स क्या है, उस प्रोडक्ट की मतलब विशेषताएं क्या है, उस प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, वो प्रोडक्ट कहाँ कहाँ अवेलेबल है, तो इन सारी डिटेल्स को आप किसके द्वारा पहुंचाओगे, मार्केटिंग कम्युनिकेशन के फंक्शन के द्वारा। ठीक है, by market research consumers give suggestion and complaints to organization, so a marketing manager makes arrangement of two way communication। देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, मार्केट रिसर्च के द्वारा क्या होगा, कंज्यूमर जो है ना, कंज्यूमर अपने सजेशंस देगा, क्या देगा, कंज्यूमर अपने सुझाव देगा, और वो सुझाव किसको मिलेंगे, मार्केटिंग मैनेजर को। इससे क्या होगा, मार्केटिंग मैनेजर उन सुझावों को ध्यान में रखते हुए अपने प्रोडक्ट के अंदर जो चेंजेस, जो रिक्वायर्ड चेंजेस है, जिन चेंजेस को लाने की जरूरत है, उन चेंजेस को लाएगा। इससे क्या होगा, एक टू वे कम्युनिकेशन डेवलप होगा, और किसी भी संस्था के आगे जाने के लिए टू वे कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सिर्फ खुद की बातों को बोलते रहेंगे तो काम होने वाला नहीं है। हमेशा क्या होना चाहिए, टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। नाउ व्हाट इज फोर्थ फंक्शन, उत्पाद का रूपांकन एवं विकास, प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट। अब इसमें क्या होगा, टू मेक इट मोर कॉम्पिटिटिव इन मार्केट। देखो प्रोडक्ट को क्या करना है पता है, प्रोडक्ट को ऐसा डिज़ाइन करना है ताकि वो मार्केट में कॉम्पिटिटिव हो। कॉम्पिटिटिव का मतलब होता है प्रतिस्पर्धी। क्या होता है, प्रतिस्पर्धी। देखो आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो, जरूरी थोड़ी है कि पूरी दुनिया में वो सिर्फ प्रोडक्ट आप ही बना रहे हो, आपके कॉम्पिटिटर भी तो अवेलेबल है। अब आपको मैं एग्जांपल दूँ, जैसे मान लो ओप्पो है, ठीक है, अब ओप्पो है, फिर वीवो है, ठीक है, फिर एमआई है, उसके बाद सैमसंग है। इन सबको पता है कि ये जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, इनके प्रोडक्ट एक दूसरे को कॉम्पीट करते हैं, प्रतिस्पर्धी है, तो इनकी डिज़ाइन के ऊपर ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते हैं ताकि क्या हो, कंज्यूमर उनकी ओर अट्रैक्ट हो, उस प्रोडक्ट को क्या करे, खरीदे।
तो कहने का मतलब प्रोडक्ट डिज़ाइन और डेवलपमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है मार्केटिंग मैनेजमेंट का। इसमें क्या होगा, कंज्यूमर की इच्छाओं के अकॉर्डिंग, मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को क्या किया जाएगा, डिज़ाइन और उसको डेवलप किया जाएगा, ताकि वो मार्केट में कॉम्पिटिटर को क्या कर सके, बीट कर सके। मार्केट सेगमेंटेशन फिफ्थ फंक्शन है बाजार वर्गीकरण। सेम कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स, नीड्स या वांट्स, टेस्ट के आधार पर मार्केट को बांटना, ताकि एक विशेष बाजार पर फोकस कर सके। The heterogeneous market is divided, classified into homogeneous groups, sub-markets on the basis of common features like needs, interest and taste etc. चलिए अब हम एक मार्केट सेगमेंटेशन का एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। अब मार्केट में किस प्रकार के कितने लोग, मतलब कैसे कैसे लोग होते हैं आप वो देखिए, ठीक है। तो मेल फीमेल है, ठीक है। अब मेल फीमेल में भी कौन से मेल, मेल में ओल्ड भी है, यंग भी है, फीमेल में भी ओल्ड भी है, यंग भी है। अब मैं आता हूँ मेल के अंदर, फिलहाल एक एग्जांपल के लिए यंग के अंदर, यंग में भी दो कैटेगरी में ले रहा हूँ, ठीक है। ऐसे लोग जिनको फॉर्मल ड्रेस पहनना पसंद है और ऐसे लोग जिनको टी शर्ट जीन ये पहनना पसंद है, ठीक है। अब आप जरा इसको समझिए, एक मार्केटर, एक जो व्यवसाय होता है, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पूरे मार्केट को सेटिस्फाई नहीं कर सकता है, तो वो क्या करेगा, एक पर्टिकुलर मार्केट के सेक्शन के ऊपर क्या करेगा, फोकस करेगा। तो इसके लिए वो क्या करेगा, पहले जो पूरा जो मार्केट है उसको बांट देगा, क्या करेगा, उसको पूरा डिवाइड कर देगा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर, मतलब उनकी समान विशेषताओं के आधार पर। फिर वो क्या करेगा, अपनी शक्ति के अकॉर्डिंग, अपने मार्केट, अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, एक पर्टिकुलर मार्केट को चूज करेगा और उसके ऊपर क्या करेगा, फोकस करेगा। मैंने यहां पर फिलहाल आपको एग्जांपल के लिए देना है मेल का एग्जांपल, ठीक है। अब उसने क्या किया, मेल के ऊपर फोकस किया, मतलब जेंट्स के ऊपर, और जेंट्स में भी क्या, उसने फोकस किया फॉर्मल ड्रेस के ऊपर। किसके ऊपर, फॉर्मल, ना कि इनफॉर्मल, मतलब कि जीन्स टी शर्ट इनके ऊपर नहीं। अब वो क्या करेगा, फॉर्मल ड्रेस के अंदर फोकस जब करेगा, तो जैसा इसका एग्जांपल मैं बताऊं आपको, तो सियाराम जैसे आप ले लो, ठीक है, रेमंड ले लो, ठीक है। तो अब ये क्या करते हैं, फॉर्मल ड्रेस के अंदर इनका क्या है, एक्सपर्टाइज है। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, इसको बोलेंगे मार्केट का सेगमेंटेशन करना। लेट्स कम टू द सिक्स्थ फंक्शन, प्रमापीकरण एवं श्रेणियन, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। पूर्व निर्धारित विशिष्टताओं के अनुरूप वस्तुओं का उत्पादन करना, जिससे उत्पाद में एक रूपता तथा अनुकूलता आती है। द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स अकॉर्डिंग टू द प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशंस इन ऑर्डर टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी। इसको जरा आप समझिए। अब देखो एक बात समझिए, आपने, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो जैसे आपको ईंट होती है ना, ईंट, ब्रिक्स, उनको देखना, कभी आपके घर के बाहर ईंट जो आई होगी, ब्रिक्स आई होगी, उनकी साइज को देखना, वो सब एक जैसी होती है। कभी उनमें यूं नहीं कि कोई छोटी, कोई बड़ी, कोई ज़्यादा बड़ी, कोई ज़्यादा छोटी, ऐसा कभी भी नहीं होगा। क्यों पता है, क्योंकि उनका एक स्टैंडर्ड फिक्स कर लिया है। क्या कर लिया है, एक उनका प्रमाप फिक्स कर लिया है, उनकी एक साइज फिक्स कर ली है। उसके बाद क्या होता है पता है, जितने भी एम्प्लॉयज, जो भी मतलब उनको ईंट को बनाने वाले हैं ना, वो जो भी ईंट बनाने बैठेगा ना, उन सब की जो साइज होगी वो क्या होगी, एक जैसी। घर के अंदर देख लो आप, जैसे जो रोटी बनती है उसका जो शेप होगा ना, वो हमेशा सेम होता है, क्योंकि मम्मी ने उसका एक स्टैंडर्ड फिक्स कर लिया। अब अगर आपके हाथ में कभी भारत का नक्शा आ जाए तो आप क्या बोलेंगे, मम्मी ये क्या बनाया, ये थोड़ी रोटी है। तो वो कहने का मतलब, स्टैंडर्ड का मतलब होता है एक उसका फिक्स साइज फिक्स कर देना, ठीक है। अब हम आते हैं ग्रेडिंग के ऊपर। ग्रेडिंग का मतलब क्या है, उत्पादित वस्तुओं को उनकी किस्म तथा उनके गुणों के अनुसार विभिन्न वर्गों में बांट दिया जाता है। डिवाइडिंग द गुड्स प्रोड्यूस्ड इनटू डिफरेंट क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर टाइप एंड क्वालिटी बोथ हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। अब जरा इसको समझिए आप। देखो ग्रेडिंग का मतलब क्या होता है पता है, क्वालिटी के अकॉर्डिंग माल को बांट देना। अब जैसे आप रजिस्टर ही लेने जाते हो, ठीक है, तो एक जगह अच्छी क्वालिटी के रजिस्टर पड़े जैसे क्लासमेट के वगैरह, और एक जगह पड़े लो क्वालिटी के, ठीक है। तो जो हाई अच्छी क्वालिटी के हुए उनकी आप प्राइस ज़्यादा पे करोगे, और जो लो क्वालिटी के ना, उनकी प्राइस क्या होगी, कम होगी। इससे क्या हुआ, इससे ग्रेड डिसाइड हो गया कि मतलब ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग वो अच्छी ग्रेडिंग का माल हुआ, मतलब अच्छी क्वालिटी का माल हुआ, और ये जो प्रोडक्ट्स पड़े ये कैसी क्वालिटी के माल है, ये लो क्वालिटी के गुड्स है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल एक और देखिए, जैसे व्हीट, ठीक है, गेहूं है। गेहूं में भी जैसे मान लो ए कैटेगरी और बी कैटेगरी, तो जो ए कैटेगरी के जो गेहूं होंगे उनकी जो रेट होगी, उनकी जो प्राइस होगी वो हाई होगी, और जो बी क्वालिटी के हैं, क्योंकि बी ग्रेड के जो गेहूं हैं उनकी क्वालिटी कैसी है, लो क्वालिटी है, और लो क्वालिटी होने के कारण वो कैसी ग्रेड में आ गए, बी ग्रेड में, तो उनकी प्राइस भी कैसी होगी, कम होगी। सो दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। ये दोनों किस में हेल्प करते हैं, ये दोनों हेल्प करते हैं प्रोडक्ट के आइडेंटिफिकेशन में और उसके प्राइस डिटर्मिनेशन में, उसके मूल्य निर्धारण में, उस वस्तु की पहचान और उस वस्तु को पहचानने में।
अब हम आते हैं 7th पॉइंट के ऊपर। 7th पॉइंट क्या है? पैकेजिंग एंड लेबलिंग। देखो पैकेजिंग का मतलब क्या होता है? वस्तु को पैक करना। लेबलिंग का मतलब होता है उसके ऊपर उसकी जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, उसकी जो सूचनाएं हैं, उनको क्या कर देना? छाप देना। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पैकेजिंग को। डिजाइनिंग द पैकेज फॉर प्रोडक्ट, उत्पाद के पैकेज का रूपांकन करना। देखो अब पैकेज कैसा होना चाहिए पता है? उसकी पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए? सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए। कहने का मतलब आप जैसे कोलगेट का एग्जांपल देखिए, ठीक है, कोलगेट को कभी आप देखिए, जैसे मान लो पेप्सोडेंट को देखिए, जो टूथपेस्ट आते हैं वो कभी भी डब्बे में नहीं आए, पता है? क्योंकि ट्यूब में आते हैं, क्योंकि डब्बे में आप उसमें उंगली डालते हैं फिर सुबह लगाते हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो कैसी होनी चाहिए? वो सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए होनी चाहिए और इफेक्टिव होनी चाहिए, मतलब ईजी टू यूज भी होनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हम लेबलिंग के ऊपर। लेबलिंग का मतलब क्या होता है? इट हेल्प्स डिजाइनिंग अ लेबल फॉर द प्रोडक्ट। लेबलिंग क्या हुई? एक प्रोसेस हुई, ठीक है, पैकेज पर लेबल लगाना। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग प्रोडक्ट्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, प्रमोट्स द प्रोडक्ट्स थ्रू अट्रैक्टिव ग्राफिक्स। देखो इसका मतलब क्या हुआ? लेबल का मतलब होता है उसके रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर छापना। उसकी डेट ऑफ प्रोडक्शन, वो कब बना, उसकी रेट क्या है, उसका बैच नंबर क्या है, वो कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है, उसके बाद उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, ये सारी डिटेल्स उसके ऊपर किसके ऊपर लगी होती है? लेबल के ऊपर। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का मतलब क्या हुआ? जैसे पेन तो बहुत सारे होते हैं। जब मैं बोलूँ रोटोमेक पेन तो आपके दिमाग में क्या आएगा? रोटोमेक। तो रोटोमेक क्या हो गई? उसकी ब्रांडिंग हो गई। ठीक है, अब मैं बोलूँ फैन तो बहुत सारे। अब मैं बोलूँ पोलर का फैन तो पोलर क्या हो गया? उसका ब्रांड हो गया। ठीक है, एनी बिजनेस मार्क थ्रू विच अ प्रोडक्ट कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड कॉल्ड इट्स ब्रांड। एक प्रोडक्ट को जब आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सको, उसको पहचान कर सको, तो उसको क्या बोलते हैं? उसका ब्रांड बोलते हैं। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं? ब्रांड इंक्लूड्स ऑल दोज वर्ड्स, नंबर्स, पिक्चर्स, सिंबल्स एटसेट्रा विच कैन बी आइडेंटिफाइड। ब्रांड मेक्स द प्रोडक्ट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ये देखो ब्रांड क्या करता है? एक प्रोडक्ट को दूसरों से क्या बनाता है? डिफरेंट बनाता है। अब मैं बोलूँ मैकडी, ठीक है, मैकडोनल्ड, तो उसके जो प्रोडक्ट होंगे वो दूसरों से डिफरेंट है। जैसे ही मैं मैकडी बोलूँ आपके दिमाग में टिक्की बर्गर, कोक वगैरह आ जाएंगे। ठीक है, जैसे ही मैं बोलूँ पेप्सी तो आपके दिमाग में पेप्सी आ जाएगी। एप्पल का बोलूँ तो एप्पल का दिमाग में सीधा आते क्या आ जाएगा? आपके दिमाग में एप्पल का आईफोन आ जाएगा। ठीक है, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, ग्राहक समर्थन सेवाएं, फॉर रिकरिंग बाइंग, अगेन रिपीट बाइंग एंड फॉर क्रिएटिंग ट्रस्ट इन कंपनी। आफ्टर सेल सर्विसेज, सॉल्विंग कंज्यूमर्स प्रॉब्लम, क्रेडिट फैसिलिटीज, टेक्निकल फैसिलिटीज। कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन इज द की टू सक्सेस ऑफ बिजनेस इन प्रेजेंट टाइम। पूरे को समझते हैं डिटेल में। देखो भाई एक बात है, अगर आप कंज्यूमर को सेटिस्फाई करोगे ना तो वो एक बार नहीं दूसरी बार वापस उस दुकान पे जरूर आएगा, मतलब वो रिकरिंग बाय करेगा। दूसरी बात, अगर कंज्यूमर को प्रॉब्लम आती है, ठीक है, मान लो वॉशिंग मशीन कंज्यूमर अपने घर पे लेके गया, ठीक है, वॉशिंग मशीन अपने घर पे लेके गया और उसको अब चलाने में दिक्कत आ रही है, और अगर कंपनी अपना कोई एक टेक्निकल पर्सन उसको वहाँ पर भेजती है और अगर वो वहाँ पर रिपेयर करके आ जाता है, तो उस कंज्यूमर के दिमाग में क्या बैठेगा पता है कि यार ये कंपनी तो बहुत अच्छी है, इसने तो हमको बहुत अच्छी सर्विस दी है, तो वो दूसरी बार भी उस कंपनी के प्रोडक्ट को क्या करेगा? खरीदेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे क्रेडिट फैसिलिटी, ठीक है, कंज्यूमर के पास मान लो 1 लाख का कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, अब कंज्यूमर के पास मान लो 60,000 अवेलेबल है, तो कंपनी ने क्या किया? उसको 40,000 का फाइनेंस कर लिया। क्या कर लिया? फाइनेंस। इससे भी कंज्यूमर के दिमाग में क्या आएगा? ये कंपनी तो अपन को क्रेडिट पे भी अपन को गुड्स प्रोवाइड करती है, तो इससे भी उसका क्या बनेगा? ट्रस्ट बनेगा। तो कहने का मतलब एक कंपनी को या फिर किसी भी कंपनी को अगर आज के वातावरण में, आज के माहौल में अगर कंपनी को आगे बढ़ना है तो उसको अपने कस्टमर का बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा और उसको आफ्टर सेल सर्विसेज या जिसको क्या बोलते हैं कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज देनी ही देनी है, क्योंकि कंज्यूमर क्या है? कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। नेक्स्ट फंक्शन है प्राइस डिटर्मिनेशन। ठीक है, प्राइस डिटर्मिनेशन के अंदर क्या है? मूल्य निर्धारण। मांग व मूल्य के बीच सीधा संबंध है। प्राइस बढ़ेगी डिमांड घटेगी, प्राइस घटेगी डिमांड बढ़ेगी। उत्पाद का मूल्य वह राशि है जो कि उत्पाद को खरीदने के लिए ग्राहक को भुगतान करना पड़ता है। इसको जरा समझते हैं हम। ठीक है, देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, आप जब भी कोई प्रोडक्ट लेने जाते हो ना तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है पता है? मतलब मान लो प्रोडक्ट पसंद आ गया, ठीक है, फिर आप क्या देखते हो पता है? उसकी प्राइस देखते हो, और जैसे ही आपको लगा कि यार इसकी प्राइस तो बहुत ज़्यादा, कि यार ये प्राइस तो बहुत हाई है, तो आप क्या करते हो पता है? सीधा अपना ऑप्शन उसको कैंसिल कर लेते हो कि अपन को तो ये खरीदना ही है, क्योंकि कंज्यूमर के दिमाग में बैठा हुआ है कि अगर वो प्रोडक्ट ज़्यादा महंगा है तो उसको कंज्यूमर नहीं खरीदेगा। कहने का मतलब
कि भाई इस प्रोडक्ट को अपन को मार्केट में इतने रुपए में बेचना है, तो उसको प्राइस बहुत ही सोच समझ के डिसाइड करनी है। अदरवाइज लोग क्या करेंगे, वो प्रोडक्ट भले ही अच्छा है लेकिन अगर उसकी प्राइस ज़्यादा हुई तो लोग उसको खरीदने वाले नहीं है और वो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मार्केट से आउट हो जाएगा। इसलिए प्रोडक्ट के प्राइस डिटर्मिनेशन के वक्त बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। कंज्यूमर की कैपेसिटी कितनी है, कॉम्पिटिटर उस प्रोडक्ट को कितने में बेच रहा है और अपना प्रोडक्ट दूसरों से किस प्रकार से डिफरेंट है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक प्रोडक्ट के प्राइस को डिटरमाइंड किया जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट फंक्शन के ऊपर जो कि है सेल्स। सेल्स मीन्स ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। ठीक है, डिसाइडिंग कंडीशंस ऑफ सेल्स, पब्लिशिंग प्राइस लिस्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ सेल्स पर्सन, माल के स्वामित्व का हस्तांतरण, विक्रय शर्तों को निर्धारित करना, मूल्य सूचियों का प्रकाशन करना, विक्रयकर्ताओं को नियुक्त करना। देखो मार्केटिंग के अंदर सेल्स भी एक फंक्शन है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि भाई अपन को सेल्स पर्सन इसमें अपॉइंट किए जाएंगे। सेल्स की कंडीशन क्या होगी, माल को किन किन शर्तों पर बेचना है, प्राइस की लिस्ट मतलब कि उन प्रोडक्ट की प्राइस कितनी रखनी है, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आएगी, सेल्स के अंदर आएगी। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट फंक्शन के ऊपर, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। परिवहन का अर्थ है माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। देखो परिवहन से क्या मतलब है, ट्रांसपोर्टेशन। अब वो माल तो बन गया, ठीक है, उसको पहुंचाएंगे कैसे। जैसे माल ऑटोमोबाइल्स की जो गाड़ियाँ होती है, ठीक है, गाड़ी बाइक्स वगैरह होती है, वो बाइक्स कैसे आती है, बड़े बड़े कंटेनर में आती है। तो इस प्रकार से वो कैसे आती है, रोड के द्वारा। किसके द्वारा आती है, रोड के द्वारा। तो कहने का मतलब प्लेस यूटिलिटी से पूरी होती है। प्लेस यूटिलिटी का मतलब क्या हुआ, स्थान उपयोगिता। इसको समझिए, जैसे जो सैंड होती है ना, रेत, अब वो रेत कहाँ पड़ी है पता है, वो नदियों में पड़ी होती है, ठीक है, रिवर में। अब वो वहाँ तो कुछ काम की नहीं है, उसको कहाँ लाते हैं अपन, जब घर पे लाते हैं तो उसका कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, ठीक है, बिल्डिंग में उसको यूज़ करते हैं। तो वो आती कैसे है, ट्रैक्टर के द्वारा वगैरह, ऐसे ट्रक के द्वारा। तो इससे क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम कौन सा यूज़ किया गया, ट्रक। तो कहने का मतलब माल का जो रूप है, जैसा वो माल है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम फिक्स किया जाएगा, उसके द्वारा उसको क्या किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन। ठीक है, स्टोरेज, संग्रहण। ठीक है, देखो जो माल बनता है ना, प्रोडक्शन, और जब माल बिकता है, इसके बीच में एक बहुत बड़ा टाइम गैप आता है। कैसे, जैसे मान लो मैंने कोई आज प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, तो वो आज का आज तो बिकना नहीं है, तो आज बनाया और जो बिकने की डेट है उसके बीच में बहुत बड़ा एक गैप आएगा। तो उस टाइम तक उस माल को क्या करना पड़ेगा, एक जगह पर मुझे स्टोर करके रखना पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं, स्टोरेज फंक्शन। ठीक है, तो एक्सचेंज करने के लिए स्टोरेज जरूरी है। वेदर के अकॉर्डिंग, डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग माल को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो आप, जैसे अम्ब्रेला है, ठीक है, छतरी है, तो जैसे अम्ब्रेलाज यूं नहीं कि वो सब बरसात के मौसम में ही बनाए जाते हैं, वो पहले ही बना के रख दिए जाते हैं और उनको स्टोर करके रखा जाता है, ताकि जब रेन का सीजन आए, जब बरसात का मौसम आ जाए, तब उनको क्या किया जा सके, इजीली सप्लाई किया जा सके। अदरवाइज अगर मान लो बारिश का मौसम आए और तभी वो बनाने बैठे, तो वो डिमांड को क्या कर पाएंगे, वो डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाएंगे और फिर वो कंपटीशन में क्या हो जाएंगे, पिछड़ जाएंगे। तो इसलिए स्टोरेज एक मार्केटिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि क्या है, वित्त व्यवस्था, फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स। फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स फॉर बाइंग, स्टोरेज, अदर एक्सपेंसेज, इन्फॉर्मिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फंड्स। देखो इसको समझिए, यहाँ पर मैंने लिखा है TLM। मैंने कई जगह ऐसे नोट्स में शॉर्टकट यूज़ किए बच्चों, तो उनको आपको दिमाग में रखना है, उनको आप नोट डाउन कर दीजिएगा। TLM का मतलब है टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या मतलब हुआ, टॉप लेवल मैनेजमेंट। देखो अब जो मार्केटिंग मैनेजमेंट के जो बंदे हैं, वो क्या करेंगे, जितनी उनको फंड्स की रिक्वायरमेंट है ना, वो किनको जाके बोलेंगे, टॉप लेवल मैनेजमेंट को। किनको बोलेंगे, टॉप लेवल मैनेजमेंट को। तो वो क्या करेंगे, उनको फंड प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, समटाइम्स फ्रॉम बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कई बार क्या होता है, जरूरी नहीं कि कंपनी के अंदर ही फंड अवेलेबल हो, कई बार क्या किया जाता है, पैसों को बाहर से अरेंज किया जाता है। बाहर से कहाँ से, बैंक से या फिर अदर मतलब दूसरे साहूकारों से, लोगों से। तो इसको क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल अरेंजमेंट। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मार्केटिंग के अंदर बहुत सारे फंक्शन होने के कारण फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, इसलिए फाइनेंशियल अरेंजमेंट भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन हुआ, किसका, मार्केटिंग का। अब हम चलिए लास्ट फंक्शन है जोखिम उठाना। क्या है, जोखिम उठाना, रिस्क बियरिंग। देखिए, बैड डेट्स, लॉस बाय फायर, फ्लड, एनी अदर नेचुरल कैलेमिटी। अब कुछ रिस्क तो कैसी होती है जिनका आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं, कुछ का क्या कर सकते, इंश्योरेंस नहीं होता। जैसे ऐसी कौन कौन सी चीज़ें इनका इंश्योरेंस नहीं होता, जैसे मान लो रेपुटेशन, ठीक है, जैसे मान लो ये पेंडेमिक आ गया कोविड-19, इसका कोई इंश्योरेंस नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप और लीजिए पॉलिटिकल रिस्क, इसका भी कोई इंश्योरेंस नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, जब आप बिजनेस करते, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ लॉसेज यू मे अकर। ठीक है, बहुत प्रकार के आपको लॉस हो सकते हैं जिनका इंश्योरेंस पॉसिबल नहीं है। तो इस प्रकार से एक कंपनी क्या करती है, बहुत सारे रिस्क भी उठाती है। तो ये भी एक क्या हुआ,
मार्केटिंग का एक क्या हुआ, फंक्शन हुआ। कौन सा फंक्शन, रिस्क उठाना। सो मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑल्सो डज द फंक्शन ऑफ टेकिंग रिस्क एंड लेसन सच रिस्क। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी क्या करता है, रिस्क लेता है और रिस्क को कम करने का कार्य भी करता है, कि रिस्क को कैसे कम से कम किया जाता है इसके ऊपर भी वो फोकस करता है। सो दिस इज़ हाउ वी हैव कंप्लीटेड। हमने पूरा किया मार्केटिंग का मीनिंग क्या है और मार्केटिंग के फंक्शंस कौन कौन से हैं। दूसरा जो पार्ट आएगा, दूसरा जो वीडियो आएगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा ताकि आपकी ये लेसन पूरा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए।